हेलो फ्रेंड्स, सो गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 5। तो आज मैंने 5 बजे का अलार्म लगा रखा है कि आज मुझे जल्दी उठना है। जो भी मैंने टॉपिक किया है आज मुझे उसका रिवीजन करना है, तो मैंने सोचा आज जल्दी उठ के जल्दी से रिवीजन कर लूँगी। तो अभी बाहर चलते हैं और ब्रश कर लेंगे और साथ में चाय भी बना लेंगे। तो मेरी सिस्टर उठी गई है क्योंकि वो थोड़ा जल्दी उठती है, मैं जैसे कि मैंने कहा था। और आज गुरुवार है तो भैया को बाहर जाना होता है, तो इसलिए वो जल्दी उठ के खाना बना लेती है। वो टूट जाते हैं, इस वजह से जल्दी उठना पड़ता है उसको। तो अभी हम चलते हैं थोड़ी देर के अंदर बाहर। तो अभी मैं बना रही हूँ अपनी चाय सुबह की। तो सुबह की चाय पीना मेरे को इतना अच्छा लगता है, खासकर अदरक की चाय हो, जिससे क्या था नींद भी नहीं आती और एकदम आराम से पढ़ाई होती है। कभी हम जस्ट करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास इतना अच्छे से समझाया ना सर ने कि सही बताना भूल भी नहीं सकते। तो पहले जस्ट हम कर लेते हैं उनके सन और साहित्यकारों का जन्म और नाम। तो 1864 में कौन हुआ था, 80 में कौन हुआ था, 81 में, मतलब कौन कब आए थे, और सभी की ग्रंथ रचनाएं एकदम अच्छे से याद करेंगे। ठीक है। शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता और चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ठीक है। चित्तवृत्तियों की आदि तथा अंत तक परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहा जाता है। तो अंत्य मतलब कवि स्वयं के बारे में कहा है और बाह्य कवि ने दूसरों के कवि के बारे में कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो ये तीनों लाइनें पूरा अच्छे से याद करनी है। और उदय नारायण तिवारी ने हिंदी भाषा का उद्भव विकास लिखा है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी कि किसने क्या परिभाषा दी है, क्या कहा है। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास है राम कुमार वर्मा है, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है बच्चन सिंह है। तो पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि हम जो भी क्लास लेते हैं उसे हमें रिवीजन वापस करना चाहिए ताकि हम सारा डिटेल से अच्छे से वापस याद हो जाए। जैसे कि आपने एक क्लास ली तो सुबह उठ के उसका रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। मैंने अभी यही स्टार्ट किया है रूल कि मैं अभी जितनी भी क्लासें ली हैं मैं उसका सारा वापस से रिवीजन कर ली हूँ। तो अभी जस्ट हम पूरा रिवीजन कंप्लीट करने के बाद फ्री होके नेक्स्ट वीडियो चलाएंगे। ठीक है। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। 6:30 हो गए हैं और मनी के उठने का टाइम हो गया है, क्योंकि मनी को स्कूल जाना है, तो इसे जल्दी से रेडी कर देते हैं हम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो अभी बज गए हैं सुबह के 9। आपको मैं घड़ी में भी दिखा देती हूँ, देखो 9 बजे हैं। और अभी जैसे मैं अपना पूरा घर का काम फिनिश करके बैठी हूँ अपनी चाय लेके। तो आज मेरा बृहस्पतिवार का फास्ट है, तो इसलिए मैंने पीले रंग के कपड़े पहने हैं। तो आज हनुमान जयंती भी है, तो आज मुझे मंदिर भी जाना है। तो अभी जस्ट मैंने जो टॉपिक लिया है वो है हिंदी ग्रामर का। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, और आज इसके साथ में जो मैंने स्टिक नोट्स बनाया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और जिसके टुकड़े ना किया जा सके वो भी वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है, जैसे कि क, ख, चर, प, फ। हलंत के आधार पर बिना हलंत के भी होगा, जैसे स्वर, व्यंजन, अयुक्तभाव। और ध्वनि मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। तो ये परिभाषाएं आपको अच्छे से पूरे डिटेल से याद करनी है। ठीक है। जैसे बोलना, लिखना, सांकेतिक। बोलना मतलब सरल होता है, लिखना मतलब सरल और कठिन, सांकेतिक कठिन होता है। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, और मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो ये सभी आपको इतने अच्छे से डीपली से याद करना है। ठीक है। तो और इसके अंदर ये भी पूछ सकते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो एकदम आपको डिटेल से याद करनी है। उसके बाद अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और वर्ताकार, अवर्ताकार, घोषवर्ण, अघोषवर्ण, स्पर्शवर्ण, जैसे अकुहे, विसर्जनीय, चुसाया, तानुना, ऋतुषाया, मूर्धना, एकदम रट लो आप बस इसको।
तो ये मैंने बनाया है अपूर्व विसर्जनी। ये एकदम मैंने कम से 50 बार पढ़ा है, तब मेरे को एकदम मुँह बोली याद हो जाती है, जैसे मैं बिना देखे भी इस चीज़ को बोल सकती हूँ। तो कम से कम आप भी याद रखें, 7 दिन इसको बोल के देखोगे ना, फर्दर ही आपको याद हो जाएगा। ये परिभाषाएँ हैं साइकोलॉजी की। तो आपने बोला स्टिक नोट्स कैसे बनाए, तो ये देख लो, एक-एक स्टिक नोट्स मैं आपको दिखा रही हूँ कितना मैंने ऐसे लिखा है। एकदम छोटे-छोटे अक्षरों में लिखा है, और कम से कम ऐसे मैंने बहुत से ऐसे बना रखे हैं, बट जैसे-जैसे आपको दिखा रही हूँ ना, एक तो मेरे दूसरी फाइल के अंदर भी है, वो भी दिखाऊंगी, गाइड के अंदर अलग चिपका रखे वो भी दिखाऊंगी। तो ये इनको कम से कम मैं 15-20 मिनट देती हूँ ना, तो मेरे को याद हो जाता है। अब पहले मैं 30-40 मिनट देती थी, अब मैं 15 मिनट दे रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप टाइम दोगे ना, तो आपका टाइम कम हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा, आप मुझे याद होने लगे, और आप किसी के भी सामने बिना देखे आप बोल सकते हो उनके। जैसे युद्ध की कितने सन में कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा ये सिद्धांत है, किसका है, ये खेल विधि कौन सी है, काली बाई कहाँ की है, पूरा डिटेल से याद कीजिए। मोस्ट लाइन होती है ना, वही आप अंदर लिख लीजिए। जैसे एक पेज पढ़ा, उसके स्टिक नोट्स बना दिए, फिर एक पेज पढ़ा, उसके स्टिक नोट्स बना दिए, तो ऐसे करके याद होगा आपको। ये सेकंड ग्रेड की है, पर मैं अभी आपको कुछ बता देती हूँ स्टिक नोट कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट पेज पे ऐसे लिख रहा है, परिश्रम ही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे मैंने ये सारे टॉपिक कर रखे हैं, और आर्ट एंड कल्चर मैंने इसमें से नहीं किया है, क्योंकि इसकी नोट्स मैंने बना रखे हैं। मैंने अपनी मतलब बुक्स को बहुत ही ऐसे गंदा कर रखा है, मतलब मेरी आदत है कि बीच बीच में लिखने की। ये लोहा युगीन सभ्यता है, इसमें टोंक रोड, टील नदी के किनारे हैं, और केदारनाथपुरी जो देव टाटानगर, राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से आप निकाल लीजिए, और यहाँ साइड में लिख लीजिए। देख लीजिए जैसे मैंने लिख रखा है, आपको पूरा ये लिखना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार आप पूरा पढ़ के उसमें साइड में इसके नोट्स बना लीजिए, जैसे मैंने बना रखे हैं, ठीक है। बट मैंने इसमें नहीं चिपका रखे हैं, जैसे थोड़ा बहुत है, बाकी मैंने दूसरी एक नोटबुक बना रखी है, उसमें चिपका रखे हैं। बाकी अब मैं जो भी स्टिक नोट्स बनाऊंगी वो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगी, ठीक है। तो अभी तो मैं ज़्यादातर हिंदी के नोट्स है वो ही बना रही हूँ। तो ये सेकेंड ग्रेड की बुक है, RBD है, सुभाष चरण सर की है, बहुत ही वाकई बहुत बढ़िया, और स्टिक नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी हो गए हैं 11:30, और अभी हम जाने वाले हैं हनुमान जी के मंदिर। तो मेरी सिस्टर रेडी हो गई है, और अभी हम निकलने वाले हैं जस्ट बाहर। थोड़ा दूर है, कम से कम 30 मिनट लग जाएगा हमें पहुंचने के अंदर। तो मम्मी घर पर ही रहेंगे, हम दोनों जा रहे हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, आते वक्त लेके आएंगे। तो अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर, तो अभी हम चलने वाले हैं अंदर। आपको भी दिखाती हूँ यहाँ का मंदिर। तो काफ़ी अच्छे से सजा रखा है मंदिर को, और यहाँ पे ना इसकी पूरी दीवारों पे कांच से डिज़ाइन कर रखी है। देखो कितनी अच्छी कलाकारी कर रखी है ना, पूरी कांच से। और ये मुकुट है, ये पूरा चांदी का है। बहुत बड़ा मंदिर है, और पास में महाराज जी बैठे हैं, और ये राम और सीता जी का मंदिर है। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे, और जल्दी से मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो मेरी सिस्टर ने बनाया है हलवा। मेरी सिस्टर बोल रही है कि देखो बच्चों ने पूरा खाना छोड़ रखा है, देखो वो आपको दिखा रही है कि क्योंकि बच्चे टिफ़िन नहीं खा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, 2 दिन हो गए हैं। तो देखते हैं, कुछ चटपटी चीज़ें हैं वो भेजेंगे। तो अभी बनाया है हलवा, दाल और आलू शिमला मिर्च की सब्जी। तो अभी खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। हम जस्ट करने वाले हैं आदिकाल का ये टॉपिक है। कम से कम ये क्लास होती है 4 घंटे की। तो हिंदी साहित्य के बाद, मतलब सिंध साहित्य के बाद अभी हम जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। ये जितना भी टॉपिक कंप्लीट होगा वो आपको दिख जाएगा, मतलब मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि किताबों के अंदर है ना,
मतलब फालतू की डेफिनेशन दे रखी होती है, मतलब कुछ भी नहीं हो काम का होता है। जैसे सर ने एकदम सरल से बता रखा है कि जो चीज़ पूछते हैं वो मोस्ट यहाँ पे लिखा देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब आ रखा है आरपीएससी में। तो जितने मेन क्वेश्चन होते हैं वही सर लिखा रहे हैं, और साथ में आपको पता है याद भी करवा रहे हैं कि बार बार ऐसे बोलते भी हैं और इतना अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अभी हम इसका टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सर का नाम है कल्याण सर नाम है, और जो आप बार बार पूछ रहे थे कौन से सर है, तो मैं बता देती हूँ कल्याण सर नाम है। जो रस अलंकार ये सब है ना, ये दूसरे सर कराते हैं, और बाकी की जितनी भी टॉपिक जैसे पाठ्य पुस्तक और वाले वो अलग सर करवाएंगे। कम से कम इस ऐप के अंदर 4 सर हैं जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अभी हमारा स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास फ़ोन एक ही है, ठीक है। जो जितना भी होगा मैं आपको दिखा दूँगी, जितना मैं करूँगी, और जितना समझाएंगे मैं आपको बताऊँगी कि इसके अंदर उन्होंने क्या समझाया है। बोध पढ़ा मैंने, बोध कहाँ से सिद्ध हुए, जैसे पहले बोधों के महाज्ञान, हीन ज्ञान, ब्रज ज्ञान, सहज ज्ञान, फिर सिद्ध, सिद्ध से बने नाथ। सिद्ध का सांप्रदायिक प्रवर्तक है सरपा, सिद्ध 84 है, और मुख्य सिद्ध इनके नाम लिखे हुए और ग्रंथ मिले ये हैं। और जो मोस्ट जो पूछे गए हैं आरपीएससी में उनके भी मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट लगाए हैं, ठीक है। सिद्धों का अड्डा नालंदा, तक्षशिला, फिर नाथ के प्रवर्तक गोरखनाथ, फिर 9 नाथों के नाम है यहाँ, और साथ में ट्रिक भी कराई याद करने के लिए। फिर गुरु शिष्य, पहले आदिनाथ, जलंधरनाथ, वचंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये सभी इनके नाम है, और इसमें साथ में ट्रिक भी कराई है। पहले ये गुरु है, फिर इनके शिष्य, फिर इनके ये शिष्य, इनके ये शिष्य है। फिर गोरखनाथ तो पूरा मतलब पूरी इन्होंने बताया है कि इनकी रचनाएं हैं, और ये इनका जन्म कब हुआ था, तो सब ने कवियों ने अलग अलग बताया है। उनके बाद जैन साहित्य, उनकी प्रवृत्तियाँ पढ़ी मैंने। ये प्रथम रास रचना, ऐतिहासिक रास रचना, जैन धर्मतर रास रचना, और ये कुमारपाल चरित्र, ये किसने लिखा, ये ग्रंथ किसने लिखा है, तो ये साइड में यहाँ पे नाम लिख दिया, और साथ में इतना अच्छे से याद कराते हैं वो। और ये है रासो काव्य में रासो शब्द की उत्पत्ति, रास किसने कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने, रासक हजारी प्रसाद ने, और रहस्य रसायन शुक्ल जी ने। शुक्ल ने वीर गाथा काल में 12 ग्रंथों के आधार पर रखा है। ये देख लीजिए 12 ग्रंथ, और यहाँ पे भी देखो उन्होंने ट्रिक लिखा है याद करने के लिए। तो अभी 6 बजने वाले हैं और मेरी चाय तैयार हो रही है, ठीक है। तो थोड़ी देर के अंदर मिलते हैं। तो कम से कम ये वीडियो था 4 घंटे का, तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। उसका शेफ में वाकई बहुत अच्छा से करवाते हैं, और मैं जितने भी बनाऊंगी ना नोट्स पक्का मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। मैं ज़्यादातर नाइट में स्टडी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं, और ये पूरी अगर मैं जाग रही होती हूँ ना तो बच्चे भी जागते हैं, इस वजह से मुझे उनके साथ में सोना पड़ता है। फिर मुझे सुबह उठ के जल्दी ही स्टडी करनी पड़ती है। इससे क्या होता है कि मेरे को टाइम का भी पता चल जाता है। अगर मुझे रेस्ट करना होता है तो मैं दोपहर में 1 घंटा या 2 घंटे सो जाती हूँ, इससे मुझे पूरा टाइम मैनेज हो जाता है। वैसे ऐसे घसीट के देख के लेके जाना मुझे, तू पहले मेरे को लेके। तो अभी बज गए हैं 8, देख लीजिए। तो अभी मैं सिर्फ 9 बजे तक पढ़ूंगी, और इसमें पढ़ रही हूँ मैं कालीबंगा आहड़ गणेश व सभ्यता, ठीक है। तो कालीबंगा कहाँ है आपको पता है, हनुमानगढ़ के अंदर है, मेरी गंगानगर के साइड में ही है। तो यहाँ क्या मिला था, काली चूड़ियाँ मिली थी। कालीबंगा, गणेश व सभ्यता और बायरेट, ये सभी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत से मतलब एग्ज़ाम में अंदर यही चीज़ें पूछी जाती है। काली चूड़ियाँ किसने उत्खनन किया, सन पूछ लेते हैं, या ताम्रयुगीन ये कहाँ का है, कौन सा शिलालेख मिला था, क्या चीज़ें मिली थी, जूते के साक्ष्य कहाँ मिले थे, जावल के कहाँ के मिले थे, और पीपल का वृक्ष कहाँ मिला था, तो गणेश सभ्यता की कौन सी नदी है, या बेरेट कहाँ पे है। तो ये चीज़ें मोस्ट क्वेश्चन होता है ना, वो इसको डीपली से याद करना होता है। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है। तो प्लीज़
थोड़ा सा इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मोटिवेशन मिलता है तो उसके लिए भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।